तो और मेरे छोटे भाइयों, क्या हाल चाल? तुम सबके बढ़िया? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था बताओ मुझे। लास्ट लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में बताया था, मेथड ऑफ चार्जिंग बताई थी और बेसिक्स बताए थे कुछ चार्ज के, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे चार्ज कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब मैंने कहा था आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ होता है फोर्स, डेफिनेशन लिखो चलो साथ साथ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, force is directly proportional to the multiple of two charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges। समझे? अब देखो ये डेफिनेशन लिखो और डायग्राम ये बना लो। ये मान लो यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है, मतलब कोई Q1 मैग्नीट्यूड का चार्ज है और कोई है इस Q2 मैग्नीट्यूड का चार्ज R डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। इस पॉइंट को A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, दोनों के बीच में R का डिस्टेंस है। तो क्या होगा, अब डेफिनेशन के हिसाब से ही फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 and force is inversely proportional to the square of the distance between them। तो फोर्स टोटली किसके प्रोपोर्शनल हुआ? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है ना? तुमने पढ़ा है 9th क्लास में, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो K आएगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। समझे कि नहीं? ये है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, और K है ना, K की वैल्यू होती है, रुक जाओ, K की वैल्यू होती है SI यूनिट में 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। समझे कि नहीं? ये K की वैल्यू SI यूनिट में है, मतलब अगर ये मीटर में होगा, ये कूलम्ब में होगा, तो ये इसमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी K की, तभी तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और तभी फोर्स आएगा। और इसको लिख लो तुम, ये तुम्हारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ठीक है, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कूलम्ब्स लॉ तुम्हारे है ना 12th क्लास में आता है, 11th में आता है, लेकिन अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया। ठीक है, सिंपल सी चीज है, याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई पूछे कि के है ना, ये तो एसआई में है, के सीजीएस में क्या होता है? 1 होता है। के है ना 1 होता है सीजीएस में, K1 होता है सीजीएस में। समझे कि नहीं? ठीक है, नोट करो इतना, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, नोट कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन मेन बात पर आते हैं। अपन ने चार्ज को खत्म करा था पिछले लेक्चर में। कूलम्ब्स लॉ आ चुका है चार्ज के, मैंने कहा तो क्वेश्चन करवाऊंगा। इस लेक्चर में नहीं करवा रहा हूं, अगले कुछ लेक्चर में करवाऊंगा, जब अपन 3-4 टॉपिक कवर कर चुके होंगे, सबके एक साथ क्वेश्चन करवाऊंगा। समझ आ रही है कि नहीं? अब तुम लिखो इलेक्ट्रिक करंट। देखो, तुम्हें कोई भी चीज की डेफिनेशन बनानी हो ना, बहुत सिंपल है। जो उसका फॉर्मूला होता है ना, जैसे तुमको मान लो कि डेफिनेशन याद नहीं आ रही एग्जाम में, फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूले को देख के डेफिनेशन बना दो। मतलब जैसे अभी मैंने इसका बनाया कूलम्ब्स लॉ का, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बना दी, वैसे ही। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पहले सुन लो। चार्ज फ्लोइंग per unit time is called electric current. Charge flowing per unit time is called electric current, represented by I. ठीक है, तो I is equals to capital Q by T. चार्ज टाइम, ठीक है। अब भाई ये क्या है? इट इज अ कैसी क्वांटिटी है ये? मुझे एक बात बताओ, कैसी क्वांटिटी है? क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? नहीं है। लेकिन मैग्नीट्यूड है। तो फिर इसकी कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तुमको डिफाइन कर सकते हो करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, बोलो बोलो बोलो, एम्पियर। और एक और लिख लो, कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड, दो यूनिट है, एम्पियर और कूलम्ब पर सेकंड। आया कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। लो जी, नोट करो, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, नोट कर लिए। अब चार्ज फ्लो कैसे करता है? कौन? चार्ज की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो अगर लेबलिंग में पूछ ले भाई, है ना, जैसे एनसीईआरटी का डायग्राम ही दे दिया, जो इस बार के एग्जाम में खूब दिए थे एनसीईआरटी का डायग्राम। तो एनसीईआरटी का डायग्राम देके पूछ ले कि चार्ज किस तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो देखो भाई, अपन है ना, बनाते हैं। ये क्या है? सर्किट। क्या है ये? सर्किट। यहाँ पे प्लस, बड़ा वाला प्लस होता है बैटरी का, ये छोटा वाला माइनस होता है। कुछ भी ले लो, वी वोल्ट ले लो, ठीक है, वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बस ऐसे डायग्राम। ये कोई रेजिस्टेंस है या फिर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वैसे इसी का पार्ट है, लेकिन ये मैंने ऐसे इसलिए दिखाया ताकि तुमको समझा सकूं, बस इसलिए, ठीक है। अब तुमको एक बात बताऊं, चार्ज किस तरफ फ्लो करेगा? मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये किस तरफ फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन, तुम एक बात बताओ, ये नेगेटिव है, ये छोटा वाला नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो तुम एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव है, और तुमको मैंने समझाया था नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते, तो इलेक्ट्रॉन यहां तो जाएगा नहीं, यहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहां फ्लो करेंगे, ठीक है। और करंट, करंट यहां फ्लो करेगा, करंट उल्टा चलता है, ठीक है, करंट उल्टा चलता है। समझ आई कि नहीं आई?
जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके अपोजिट साइड करंट चलेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके अपोजिट साइड करंट चलेगा, मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझे कि नहीं? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। भाई ये पॉजिटिव का पोटेंशियल बड़ा है तभी तो इसको बड़े डंडे से दिखाते हैं अपन, ये बड़ा है नेगेटिव का छोटा है, तो करंट इस तरफ जा रहा है तो यहां से यूं ही तो जाएगा, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन का पूछूं तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सब बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब कोई डायग्राम में पूछ ले तो गलती मत कर देना, सिंपल सी चीज है। बताओ, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो। चलो एक और चीज देख लो, क्या कि करंट का एक और फॉर्मूला देख लो। क्या क्या ये है करंट का एक फॉर्मूला, तो करंट का एक और फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है? बहुत सिंपल सा है, तुम रिप्लेस कर दो बस। किसको? इसको। भाई मैंने तुम्हें नहीं लिखवाया था क्या? Q को N नहीं लिखवाया था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो बताओ फिर Q को मैं N भी तो लिख सकता हूं, तो चार्ज इज इक्वल, मतलब करंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो, समझ आया नहीं आया? नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब भाई तुमको मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन शायद करवाया था कि चार्ज दे रखा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, कि 1 कूलाम का चार्ज दे रखा था और भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलवाए थे। तो अब भाई मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट is 5 ampere in 60 seconds, then find out the number of electrons flowing in a कंडक्टर और मैं कहूं सर्किट। ठीक है, लो क्वेश्चन नोट करो और सॉल्यूशन दो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन। भाई अभी तुमको बताया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। I 5 एम्पियर दे रखा है, चार्ज नहीं दे रखा, टाइम दे रखा है 60 सेकेंड्स। तो चार्ज निकाल दूं क्या? चार्ज आ रहा है भाई 300 कूलम चार्ज आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 300 कूलम चार्ज नहीं आ रहा? तो 300 कूलम इज इक्वल्स टू, तो मैं क्या लिखता था याद करो, Q इज इक्वल्स टू एन ही लिखता था। तो Q दे रखा है 300 कूलम, N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो कुलाम कुलाम तो कैंसिल हो जाएगा, तभी तो एन की कोई यूनिट तो ना आती है, एन तो एक नंबर है। तो 300 इंटू, इसको मैं ऐसे लिखा है बस 10 टू द पावर 19 ऊपर चला गया बाय 1.6, कितना आया? 1.6। तो एन कितना आएगा? 3 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 20। एक 10 से काट दिया 1.6 को तो 6.25 आया, और एक 10 को 19 में प्लस कर दिया तो 10 टू द पावर 20, 6.5 इंटू 3। तो करो भाई 15 1 7 18, 18.75 इंटू 10 टू द पावर 20
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं करोगे, मुझे बताओ। नहीं करोगे ना? चलो नोट करो। अब तुमको कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चन करा देता हूँ रैंडम, ठीक है? करो, क्वेश्चन लिखो। इफ चार्ज, if two charges, if two like charges of 5 microcoulomb are placed at a distance of 5 meters, then find out the force between them and tell the type of force. ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। अब आंसर कर दूं? बताओ आंसर। क्या फॉर्मूला बताया था? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये है कूलॉम्स लॉ का या फोर्स का फॉर्मूला। तो अब मुझे बताओ माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब कुछ भी नहीं होता है, Q1 और Q2 इक्वल है। तो माइक्रो का मतलब कुछ भी नहीं, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। अगर नैनो लिखता है तो 10⁻�9 हो जाता। समझे कि नहीं? ठीक है, अब फोर्स बताना है कितना है। तो भाई के को तो अभी ऐसे ही रहने दो, Q1 Q2 लिखो तो 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6। यू मत कहना कि दोनों का तो 5 इंटू, मैंने लिखा है इफ टू लाइक चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड। समझे कि नहीं? अब भाई 5 मीटर की डिस्टेंस पर है तो R स्क्वायर। समझे कि नहीं? या फिर ऐसा कर लिया करो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पहले डायग्राम बना लिया करो कि Q1 Q2 दोनों 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, दोनों 5 मीटर की डिस्टेंस पर है और दोनों का चार्ज सेम है 5 माइक्रोकूलम्ब। तो अब F इज इक्वल्स टू K इंटू 25 इंटू 10⁻⁻12 बाय 25। स्क्वायर कर दिया ना, 25 से 25 कैंसिल। तो अब K की वैल्यू क्या बताई थी याद करो तो 9 इंटू 10⁻9 और वो 10⁻12 भी तो है। तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आ गया फोर्स का। फोर्स का क्या वैल्यू आ गई कि दोनों चार्ज के बीच में कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगेगा। समझे कि नहीं मेरी बात? अब भाई मैंने पूछा था और कि कितने कौन सी तरीके का फोर्स होगा, बताओ कौन से तरीके का फोर्स होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताओ बताओ कौन से तरीके का फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। क्यों? मैंने पूछा था टाइप ऑफ फोर्स, तो रिपल्सिव ही तो होगा मेरे दादा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है क्या सेम है, दोनों का चार्ज सेम है। मतलब प्लस में है या माइनस में? दोनों ही प्लस में है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में आंसर है टू लाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्ज लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों में फोर्स तो रिपल्सिव ही होगा, नहीं होगा? ठीक है, दोनों में फोर्स रिपल्सिव होगा तो मतलब दोनों इतनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर जाएंगे, इतने फोर्स से, इतने फोर्स से। अब मैं तुमसे यही पूछता कि बताओ फोर्स सीजीएस यूनिट में कितना होगा? याद है या नहीं है? फोर्स की क्या वैल्यू थी सीजीएस में? 1 न्यूटन
इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन नहीं थी क्या सीजीएस में? डाइन सीजीएस की तो यूनिट है, तो बता दो। तो 9, अब 10⁵ इंटू ये कर दो, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁵ डाइन, मतलब 900 डाइन आंसर होएगा। सीजीएस में पूछा जाए तो फोर्स बता दोगे क्या कि सीजीएस में फोर्स कितना होएगा? कितना? 900 डाइन होगा। अगर 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁵ डाइन है तो इसमें कितना होगा? 900 डाइन, ठीक है। और न्यूटन में पूछे तो तुम सीधे सीधे निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा जो और भी मस्त होंगे। तुम्हारे पसीने छुटाने ही है मुझे, बिना प्रैक्टिस के तो तुम है ना कुछ करते नहीं हो, और कोई तुम्हें करवाए नहीं तो तुम करते नहीं हो। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, दिन में 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। रोज पढ़ोगे ना तो कभी ऐसा नहीं लगेगा, जब आगे पहुंचोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तुमको तब भी थोड़ी तसल्ली रहेगी कि हाँ मैंने पढ़ रखा है। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा पढ़ो, गाड़ी को गियर में रख के चलाते रहो, ठीक है। गियर में रख के गाड़ी को चलाते रहो और धीरे धीरे गियर बदलो। आधा घंटा पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे 45 मिनट्स पे जाओ, 45 मिनट्स पढ़ रहे हो तो 1 घंटे पे जाओ, 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटे पे जाओ। धीरे धीरे इंक्रीज करो। अगर मान लो आधे घंटे पढ़ रहे हो तो दिन का 5 मिनट बढ़ा लो। एक अगले दिन कि कल आधा घंटा पढ़ा था तो आज चलो 35 मिनट पढ़ लेता हूँ। घड़ी का टाइमर लगा के रख लो या कोई घड़ी सामने रखा करो पढ़ते कि, लेकिन पढ़ने के अलावा उस टाइम कुछ मत करना, बस आधा घंटा 35 मिनट। गाड़ी को गियर पे रखोगे तभी बात बनेगी। तुमने कभी गाड़ी को, किसी को गाड़ी चलाते हो देखा होगा तो सीधे वो 5th गियर नहीं लगाता, उठ ही नहीं सकती गाड़ी, बंद पड़ जाएगी दोबारा, एक बार उठते ही बंद। लेकिन जब वो 1st गियर लगाता है तो गाड़ी धीरे उठती है, फिर वो 2nd गियर लगाता है, फिर पावर बढ़ती जाती है ना। गाड़ी की हो या बाइक की हो, पावर बढ़ती जाती है ना। वैसे ही जब तुम धीरे धीरे पढ़ोगे तो तुम्हारी भी पावर बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? कि अभी धीरे धीरे चलो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, देखना टॉप गियर पे तुम अपने आप पहुंच जाओगे। तुम्हारे को जब आदत बन जाएगी तो अपने आप पहुंच जाओगे। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? ठीक है। पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि और क्या क्या तुम्हें पढ़ना है एक्स्ट्रा। अभी कूलॉम्स लॉ बताया, और भी इस चैप्टर में बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। इसमें इतना बताऊंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बताना, इक्विपोटेंशियल मेथड बताना, बहुत है, मजा आएगा पढ़ाने में। और पढ़ के आया करो रोज और नोट करा करो, ठीक है। और पढ़ के आया करो और पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।